तो शायद जो मेरे दादा या परदादा या उनके भी परदादा अपना चड्डी भी गीला करना नहीं सीखे थे ना, तब भी इंडिया एग्जिस्ट करता था। इंडिया वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। आज से कई हजार साल पहले जब मेसोपोटामिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, तो हमारा इंडिया भी इन द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। और अगर तुम बात करो प्रेजेंट लास्ट 50 ईयर्स पे, यहाँ भी इंडिया यानी कि हमारा प्यारा भारत ने हर एक जगह पे इंप्रूवमेंट दिखाया है। चाहे तुम बात कर लो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर तुम बात कर लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हमने हर एक जगह पे अपना इंप्रूवमेंट दिखाया है। मॉडर्न डे में वर्ल्ड में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इंडिया का यही इंपॉर्टेंट रोल को समझने के लिए आज के चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि एज इंडियन तुम्हें जानना और भी ज्यादा जरूरी है। बट इससे पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल, जो स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे एक्सपर्ट नहीं हूं, बट हाँ वो चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये चैप्टर मरते दम तक याद रहे। तो यार अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। हम बढ़ते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक की ओर। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते एक सवाल के साथ कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर पे कहाँ है, जिसे जानने के लिए तुम्हारे सामने यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप। अब इस वर्ल्ड मैप के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन पास करता है। इस लाइन को कहते हैं हम इक्वेटर, जो कि पूरी दुनिया को दो इक्वल हिस्सों पे बांट देता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। अब हमारा इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बट यहाँ एक दिक्कत है भाई, सिर्फ इंडिया ही नहीं, आधे से ज्यादा जो वर्ल्ड है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही एग्जिस्ट करता है। तो एग्जैक्ट इंडिया कहाँ लोकेट करता है, इसे जानने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को जानना होगा, जिसे कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये दोनों ही एक इमेजिनरी लाइंस है। जब मैं कहता हूँ इमेजिनरी लाइंस, तो इसका मतलब है भाई साहब ये लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। बचपन में मैं यार सोचता था कि ऐसे कुछ लाइंस रियल में होता होगा, जैसे मैप में दिखाया जाता है, ग्लोब में दिखाया जाता है, बट ढूंढने मत निकल जाना, नहीं है कहीं ऐसा लाइंस। तो पहला इमेजिनरी लाइन है लॉन्गिट्यूड, जो कि लंबे लंबे लाइंस होते हैं, और दूसरा इमेजिनरी लाइन है लैटिट्यूड, जो कि लेटे हुए लाइंस होते हैं। अब मुझे देखना है कि तुम लोग कितने स्मार्ट हो। हमने पहले एक लाइन ड्रॉ किया था, इमेजिनरी लाइन इक्वेटर। अब बताओ तुम मुझे कि ये लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड है। देखता हूँ कमेंट्स पे कौन सही आंसर देता है। खैर जो सवाल था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये तो जान लिया हमने। अब ये दोनों कंबाइन करके तुम्हें बता सकते हैं किसी भी कंट्री का लोकेशन, और इसी से अब हम पता करेंगे इंडिया का लोकेशन। टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो हमारा इंडिया जो दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन को टच करता है ना, वो है तुम्हारे सामने। पहला 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे, और दूसरा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। और जो दो लैटिट्यूडनल लाइंस है वो है 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसे तुम एक तरीके से कोऑर्डिनेट की तरह कह सकते हो, जिससे तुम वर्ल्ड मैप के अंदर पे इंडिया को ढूंढ सकते हो। अब जैसे मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से तुम किसी भी कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सकते हो। अब एक ऐसा ही लाइन ना ग्लोब के अंदर पे इंडिया के बीचों बीच से जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि बिल्कुल काटता है इंडिया को 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे, जहां इंडिया डिवाइड हो जाता है दो इक्वल हिस्सों पे, नॉर्थ और साउथ। अब मैंने ये जो कोऑर्डिनेट्स बताया ना तुम्हें, ये था मेनलैंड इंडिया का। बट तुम्हें बताइए हमारा प्यारा भारत सिर्फ ये मेनलैंड इंडिया ही नहीं है, दो स्पेशल आइलैंड्स भी हमारा, उनके बारे में बात करते हैं। अब ये है मेनलैंड इंडिया, जो कि तुम्हें ऑब्वियस सा बात है मैप में आसानी से दिख जाता है। बट इससे अगर तुम साउथ ईस्ट की तरफ देखते हो ना, तो यहाँ तुम्हें मिलेगा इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल पे। फिर आ जाओ इंडिया के साउथ वेस्ट पे, यहाँ पे तुम्हें इंडिया का एक आइलैंड दिखेगा, जिसे कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कि तुम्हें मिलेगा अरेबियन सी पे। तो भाई साहब कुल मिला के यही इंडिया है, बड़ा सा लैंड मास है और दो आइलैंड्स है। लोकेशन जान लिया, साइज का बात करते हैं। अब इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इतना बड़ा है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मैं इंडिया का चप्पा चप्पा घूमना चाहता हूँ अपने बुलेट पे यार, जिसके लिए मैंने अपना चैनल भी तैयार कर लिया और प्रिपरेशन भी चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। मेरा सपना है यार इंडिया के हर एक कोने में मैं घूमूं। आई डोंट नो सपना पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा। खैर टॉपिक पे आता है। वर्ल्ड का टोटल एरिया में से 2.4% एरिया इंडिया अपने पास रखता है, और इस हिसाब से अगर तुम वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्रीज को देखो तो इंडिया का रैंकिंग आता है 7th पे। 1 से लेकर 6 कौन कौन है याद कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा इंडिया ना देखो काफी स्पेशल है। इंडिया की एक तरफ तो लैंड बाउंड्रीज है, बट दूसरी तरफ है कोस्टल लाइंस। एक तरफ इंडिया अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। अब कौन कौन से कंट्रीज है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, बट लैंड बाउंड्री टोटल कितना इंडिया का इसका बात करूँ तो 15,200 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री है। और अगर कोस्टल लाइन का बात करूँ तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। और इस पूरे कोस्ट लाइन के अंदर पे मेनलैंड इंडिया का तो इंक्लूड होता ही होता है, साथ साथ में जो हमारे दो आइलैंड्स थे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों को भी इंक्लूड करा गया है। अब हमने इंडिया का साइज का बात कर लिया, अब बात करते हैं इंडिया का शेप के बारे में। इंडिया दिखता कैसा है भाई, मोटा पतला जैसे हम दिखते हैं। अब इंडिया कैसा दिखता है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट पे तुम्हें मिलेगा हिमालयास।
यंग फोल्डेड माउंटेन्स। भाई साहब इतने खूबसूरत माउंटेन्स है ना कि आजकल मेरा दिल ना लॉन्डियो से ज़्यादा इन हिमालयन माउंटेन्स पे आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई साहब सब कुछ बेच बाच के अब चले जाना है यार हिमालयास पे। खैर, अगर इंडिया की शेप को तुम ध्यान से देखो तो नीचे आते हुए ये फैल नहीं रहा है, ये सिकुड़ रहा है, नैरो हो रहा है। स्पेशली जब तुम देखते हो 22 डिग्री नॉर्थ के बाद का जो पूरा इंडिया है जो इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, वो पूरा का पूरा नैरो है। और इस शेप को कहते हैं ज्योग्राफी में पेनिनसुला। किताबी डेफिनेशन पेनिनसुला का ऐसा है, एक ऐसा लैंडमास जो कि तीनों तरफ से घिरा हुआ है पानी से और एक तरफ से वो कनेक्टेड एक बड़े से लैंडमास से। अब इंडिया के केस में तो 22 डिग्री नॉर्थ के ऊपर इंडिया कनेक्टेड एक बड़े से लैंडमास से और नीचे की तरफ नैरो होते हुए ये सराउंडेड है बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से और इंडियन ओशन से, जिससे कि इस एरिया को तुम कह सकते हो कि ये है इंडियन पेनिनसुला। अब मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट खेलो या लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड खेलो इंडिया का बताया था, जिससे तुम इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो। अब यहाँ पे इंडिया का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब कितना फैला हुआ है इंडिया। तो टॉप से बॉटम यानी कि नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है ना वो है 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट या तुम लेफ्ट से राइट कह लो 2933 किलोमीटर का है। यहाँ में तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है जो डिस्टेंस है ना ईस्ट से वेस्ट की तरफ का, वो थोड़ा कम है अगर तुम कंपेयर करते हो नॉर्थ से साउथ की तरफ का। बट ये डिस्टेंस को अगर तुम डिग्री पे कन्वर्ट करते हो और देखते हो कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो एग्जैक्टली 30 डिग्री है। चाहे तुम टॉप से बॉटम की ओर जाओ या लेफ्ट से राइट की ओर जाओ, तुम्हें 30 डिग्री दिखेगा। अब आओ इसके बाद पढ़ते इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्पेशली जब मैं 9th पे पहली बार इस टॉपिक को पढ़ता हूँ, मेरा रिएक्शन भी लाइक क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ था। इंडिया पे ना 2 घंटे का टाइम डिफरेंस मिलता है तुम्हें जब तुम वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखते हो। अब टाइम डिफरेंस यानी कि 2 घंटे पहले सूरज निकलता है अरुणाचल पे एंड 2 घंटे बाद वही सूरज दिखता है तुम्हें गुजरात के अंदर पे। यानी कि अगर मैं जो कि अरुणाचल पे बैठता हूँ, मेरे लिए यार 5 बजे यार फुल सनराइज हो चुका है, बट तुम्हारे लिए अगर तुम गुजरात पे बैठते हो, जलेबी फाफड़ा खाते हो, तो यही सनराइज तुम्हें दिखेगा 7 बजे के बाद। अब ये सुनने में तो बहुत कूल लग रहा है कि वाओ अरुणाचल में पहले सूरज उगता है, गुजरात में बाद में उगेगा। बट भाई साहब टाइम तो सबका सेम होना चाहिए ना। एक ही कंट्री में बैठ के दोनों का अगर अलग अलग टाइम हो तो कैसे चलेगा यार। अब इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए इंडिया ने सोचा कि अपना बनाते एक स्टैंडर्ड टाइम जो कि पूरी कंट्री पे फॉलो होगा। तो एक सीधा लाइन खींचा गया, लॉन्गिट्यूडनल लाइन इंडिया के बीचों बीच से कह लो तुम, जो कि पास करता है मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश के अंदर पे, तुम्हें पता ही है। और ये लाइन यार डिसाइड करेगा इंडिया का टाइम। मतलब पहले तो मिर्जापुर देख के डरता था, अब तो इज्जत भी बढ़ गया भाई साहब। मिर्जापुर के लोग भी लाइक अब हम जब उठेंगे तो पूरे इंडिया को उठना होगा, और हम जब हगने जाएंगे तो पूरे इंडिया को हगने जाना होगा, और हम जब सो जाएंगे तो पूरा इंडिया को भी सोना होगा। यानी कि देखो अगर मिर्जापुर में 5 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में 5 ही बजेगा, चाहे हम बात करें अरुणाचल का, गुजरात का। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से जाते हुए, इस लाइन को कहा गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, या फिर तुम कह सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ISO। मैं तो कहता हूँ इसे ISO नहीं, मिर्जापुर स्टैंडर्ड टाइम रख देना चाहिए। मतलब यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है ना कि जो मिर्जापुर कह रहा है सब वही कर रहा है। हाँ, जस्ट जोक, सीरियस मत लेना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंडिया का जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, स्पेशली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जहाँ इंडिया 2 हिस्सों में बट रहा है, नॉर्थ और साउथ। अब इस नॉर्थ और साउथ पे ना दिन और रात का डिफरेंस होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। तुम्हें पता है हमारा अर्थ ना थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है यार। अब इसके वजह से ना अर्थ के इक्वेटर पे ना धूप तो बराबर आता है हर जगह पे, बट तुम जब इक्वेटर के ऊपर या नीचे जाते हो ना तो यहाँ पे तुम्हें एक डिफरेंस देखने मिलता है। अब यही डिफरेंस इंडिया के टर्म्स पे देखो, समर के टाइम पे नॉर्थ पे दिन बहुत लंबा होता है, और वही चीज विंटर पे दिन बहुत छोटा होता है। अगर तुम नॉर्थ से हो तो तुमने अपने मम्मी पापा को कहते हुए सुना ही होगा कि यार गर्मी का सीजन आ गया, अब दिन बहुत लंबा होगा, और सर्दी का सीजन है अब तो दिन बहुत छोटा है। रियल है भाई ये चीज है। बट साउथ इंडिया के अंदर पे ये जो डे नाइट का डिफरेंस है ना, ये इतना देखने नहीं मिलता है। अब अगला टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड, जहां में इंडिया का रिलेशन कैसा है दुनिया के साथ वो देखना है। बट रिलेशनशिप से याद आया, सही से बताना तुम में से कितने मेरे तरह रिलेशनशिप में आने का सपना ही देख रहे हो, सपने को पूरा करने वाली बंदी नहीं मिल रही भाई साहब। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। इंडिया ना ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीचों बीच है, और इंडिया ना एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है जो कि कनेक्टेड है इंडियन ओशन से। अब ये इंडियन ओशन वेस्ट यानी यूरोप को कनेक्ट करता है ईस्ट एशिया से। इन सिंपल वर्ड तुम कह सकते हो इंडियन ओशन ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, और इंडिया इंडियन ओशन के बिल्कुल बीचों बीच है। अब ये चीज ना इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा रहा है। तुम इंडिया से पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो। हमारा जो ये इंडियन पेनिनसुला है, जिसे हम डेक्कन पेनिनसुला भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, यार नाम का फर्क है बस। ये एग्जैक्टली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जो कि कनेक्टेड है इंडियन ओशन से। अब इसकी वजह से इंडिया को ना बहुत फायदा होता है। जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है उससे इंडिया कनेक्ट कर पाता है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, और जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है ना, इससे इंडिया कनेक्ट कर पाता है साउथ ईस्ट एशिया से और ईस्ट एशिया से। और इंडियन ओशन में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका इतना लंबा कोस्ट लाइन है, तो शायद इसी वजह से ये जस्टिफाई करता है कि भाई साहब पूरा ओशन का नाम इंडिया पे रखा गया है, इंडियन ओशन।
फिर अगला टॉपिक है इंडिया एंशिएंट कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, जहां हमें देखना है कि किस तरीके से इन द हिस्ट्री इंडिया कनेक्टेड था दुनिया के साथ। अब एंशिएंट टाइम में ना इंडिया ज्यादातर लैंड रूट से कनेक्टेड था दुनिया से rather than द ओशन रूट, क्योंकि हमारे आसपास थे हिमालयन माउंटेन्स। मेनली ये नॉर्थ के और जो माउंटेन पासेस है ना, ये अलाउ करता था एंशिएंट ट्रैवलर्स को अपने कंट्री से बाहर जाना आना, और यही रूट इंडिया को मदद करता है शेयर करने पे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कल्चर और सामान, गुड्स। हमने क्या शेयर किया? हमने आइडियाज लाइक उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र दुनिया को दिया, और साइंटिफिक नॉलेज के नाम पे हमने दुनिया को इंडियन नंबर सिस्टम दिया, इंडियन डेसिमल सिस्टम दिया, और गुड्स का बात करूं तो स्पाइसेस, साथ ही साथ एक बहुत ही फाइन वैरायटी का कॉटन का कपड़ा था जिसे हम कहते हैं मुस्लिन, और भी कई सारी चीजें इंडिया ने दिया दुनिया को। अब इंडिया ने लिया क्या? ग्रीक स्कल्पचर्स, बहुत ही फेमस है, तुमने सुना ही होगा, इस तरीके का कुछ होता है। साथ ही साथ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स लाइक डोम्स, मीनारत, जो कि हमने लिया वेस्ट एशिया से, स्पेशली ये मुस्लिम कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया के अंदर पे। बढ़ते इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, इंडियाज नेबर। वैसे तो तुम्हें पता ही कि हमारा पड़ोसी कैसा है, बट फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए जान लेते हैं। बट इससे पहले इंडिया के कितने स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में जानो। इंडिया का टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब तुम्हारा काम ये है कि कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या क्या नाम है हमारे यूनियन टेरिटरीज का। आई होप तुम मुझे निराश नहीं करोगे, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दोगे। खैर, जो बात रहा पड़ोसी होगा, तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है ना, जो कि मैंने पहले बताया था कि काफी लंबा है। अब इस लैंड बॉर्डर के नॉर्थ वेस्ट से अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और अगर तुम नॉर्थ की ओर देखो तो तुम्हें मिलेगा 3 कंट्रीज, चाइना जो बेसिकली एक तिब्बत का हिस्सा है, चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है, नेपाल और भूटान, और ईस्ट की तरफ दिखता है तुम्हें म्यांमार और बांग्लादेश। बट 2 ऐसा कंट्री से जो हमारा पड़ोसी तो है, बट वो डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड नहीं है, वो किसी सी ओशन से हमसे कनेक्टेड है। श्रीलंका जो कि इंडिया से सेपरेटेड है एक नैरो चैनल ऑफ सी के द्वारा, जो कि पाल्क स्ट्रीट और गल्फ ऑफ मन्नार है। और लक्षद्वीप के अगर तुम साउथ पे जाओ ना, तो तुम्हें वहां पे और एक छोटा सा आइलैंड कंट्री दिखता है जिसका नाम है मालदीव। बाकी यार, चैप्टर खत्म करने से पहले इतना कहूंगा कि इंडिया को एक भी अच्छा पड़ोसी नहीं मिला भाई साहब, दुख है, बहुत दुख है। खैर, चैप्टर यही पे खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज यार, अगर पसंद आया तो सपोर्ट करो यार भाई को, तुम लोगों का सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय मुझे। आई डोंट नो, चैनल के साथ कुछ हुआ है, दिक्कत है, बट तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो शायद सब चीजें सुधर जाएगा। तो आई होप कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे। इसी बात के साथ मैं लेता हूं तुम लोगों से अलविदा। थैंक यू, लव यू ऑल।